ये कोई सिंपल rebirth एंड रिवेंज की कहानी नहीं है। हीरोइन हीरो को मिसअंडरस्टूड करके उसी से रिवेंज लेने लगती है, अपने प्यार के जाल में फंसा करके। बट एट द एंड जब उसे सच्चाई पता चलता है तो उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग हीरोइन का फ्यूनरल देखते हैं। उसके सारे घर वाले, ससुराल वाले यहाँ पर आए हुए थे। रोज़ के मरने के बाद वो लोग रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यानजी आता है जो कि इस कहानी का हीरो है, और गू जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड और रोज का हस्बैंड था, वो यहाँ पर उसे देख करके रो रहा था। यानजी से वो कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं इसका ख्याल नहीं रख पाया। गू ने रोज को चीटिंग किया था, उससे अपने मिस्ट्रेस को प्रेग्नेंट कर दिया था, और रोज इस तरीके से इन सारे सिचुएशन में मारी गई थी। यानजी यहाँ पर उसके फ्यूनरल को इस तरीके से अटेंड करने के लिए आता है, और सबके जाने के बाद वो याद कर रहा था किस तरीके से रोज को वो पसंद किया करता था, लेकिन कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो उसी के नेफ्यू गो की फियोंसी थी। डोंट वरी, ये बस अभी एक सिंपल रोमांटिक से ड्रामा लग रहा होगा, बस 2 मिनट और इंतज़ार कर लो, फिर देखना क्या होता है। वहाँ पर उसे एक सिमन मिलता है जो कि उसे बोलता है कि ये मैं एक प्रोसेस करा सकता हूँ जिससे कि तुम रोज़ और ख़ुद का रिबर्थ करवा सकते हो, लेकिन एक प्रॉमिस होगा कि रोज़ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और अगर ऐसा उसे पता चला तो तुम दोनों को ही इस सज़ा का भुगतान करना पड़ेगा। यानजी अपनी जान दे करके रोज़ को वापस से इस दुनिया में लाने के लिए तैयार था, और उस इंसान के बताए हुए सारे काम को, सारे रिचुअल को वो करता है और पहुँच जाता है रिबर्थ लेकर के पास्ट में। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो बाहर लॉन में चेयर पर बैठा हुआ था। रोज उसके सामने आती है सही सलामत। वो शौक था, खुश था रोज को देख करके, लेकिन रोज का बिहेवियर बहुत ही बदला बदला सा था, जो कि पिछले जन्म में रोज यानजी से थोड़ा दूर दूर से रहती थी, एल्डर के जैसा बिहेव करती थी। वो यहाँ आते ही यानजी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। यानजी को समझ में नहीं आता है कि रोज का बिहेवियर इतना बदला बदला से क्यों है। तभी यानजी की फियोंसे जीजी यहाँ पर आती है, और वो रोज़ को यहाँ ढूंढते हुए आ रही थी क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट थी और उससे पेंटिंग भी सीखा करती थी। गू की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ वो यानजी के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है, जिसे देख करके रोज कहती है, क्या अंकल आप तो सच में घबरा गए, मैं तो बस यूँ ही मजाक कर रही थी। जीजी को वहाँ पर आते हुए पूछने लगती है कि रोज यहाँ पर क्या कर रही है। अब तक जीजी को यानजी और रोज के रिलेशनशिप के बारे में कोई डाउट नहीं था। इनफैक्ट वो तो खुश थी कि रोज उसकी स्टूडेंट है और वो उसके साथ वो पेंटिंग सीखना चाहती है। बातों बातों में जीजी उसे कहती है कि रोज कहती है कि वो जीजी को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, वो उसके लिए एक आइडल पेंटर है और वो उसके अंडर में काम सीखना चाहती है। जीजी को कोई एतराज़ नहीं था और वो मान जाती है। रोज़ ने रिसेंट में एक पेंटिंग बनाई थी और वो जीजी को दिखाती है। वो तो पेंटिंग में बिजी थी और रोज़ यहाँ पर यानजी के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थी। यानजी खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके रख रहा होता है क्योंकि वो रोज को वापस से खोना नहीं चाहता था। जीजी रोज की पेंटिंग देख के बहुत ही खुश हो जाती है। वो यानजी को कहती है कि तुरंत ही शाम होने वाला है, एक काम करो, तुम रोज को घर छोड़ करके आ जाओ, मौसम भी काफ़ी ख़राब है। यानजी उसे मना नहीं कर पाता है। जिस बाबा ने यहाँ पे यानजी को इस रिचुअल के बारे में बताया था वो उसका रिश्तेदार था और उससे फ़ोन पर यानजी कनेक्टेड था। वो बाबा यानजी को कॉल करके वार्न करता है, तुम्हें याद है ना रूल, रोज़ को इस रिबर्थ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो ओके बोल के फ़ोन कट कर देता है। जीजी वहाँ पर आती है कि जाओ रोज़ को घर छोड़ दो, बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। यानजी रोज़ को ऐसे कार में घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो बारिश में थोड़ी सी भीगी हुई थी। वो यहाँ पर जानबूझ करके यानजी के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उससे बातों में बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन यानजी खुद की फीलिंग को कंट्रोल करता है और वो रोज को दूर करता है। रोज को इस तरीके से करने में उसे थोड़ा सा चोट लग गया था, तो वो उसे अपने घर ले जाकर के उसका फोर्स स्टार्ट कर रहा था। वो यानजी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए फीलिंग रखते हो, फिर बताते क्यों नहीं। तभी यानजी को गू का कॉल आता है कि वो रोज को कहाँ लेकर के गया है, तो यानजी उसे कहता है रोज को चोट लगा है तो वो ट्रीटमेंट के लिए उसे घर लेकर के आया हुआ है। रोज यहाँ पर फ़ोन रखते ही यानजी को छेड़ने लगती है और कहती है कि भले ही मैं गू की फियांसे हूँ, लेकिन हम में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन
ज्ञान जी उसकी फीलिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर जब वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है तो वो अपने मॉम डैड से मना कर देता है कि वो जीजी के साथ एक मैरिड लाइफ बिताने के लिए रेडी नहीं है। उनकी ज़बरदस्ती से वो जीजी से शादी तो कर लेगा, लेकिन वह जीजी को कभी एक वाइफ का दर्जा नहीं दे पाएगा। ऐसा करके वो कमरे से बाहर निकलता है तो जीजी यांजी से बात करने के लिए जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यांजी उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, मेरी जो मजबूरी है उस हिसाब से मैं तुम्हें अपने वाइफ का दर्जा पब्लिकली दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये बात कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे से जानती हो। अब जीजी के दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार वो किससे प्यार करता है। उससे थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल एंजाइटी होता था जिस वजह से कि वो दवाएं खाती थी। अब यहाँ पर वो रोज़ को कैमरे में देख रहा होता है जहाँ पर कीकू ज़ोर ज़ोर से उसके कमरे को पीट रहा था। रोज़ यान जी को कॉल करके उसे सेव करने के लिए कहती है। यान जी तुरंत कीकू को कॉल करके ऑफिस के काम में फंसा देता है। रोज़ से वो मिलने के लिए जाता है तो वो उसे हक करके इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। यान जी उसे कहता है कि अगर गू तुम्हें बुली कर रहा है तो तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। रोज़ कहती है मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहाँ पर गू से अरेंज की है और मैं यहाँ पर उससे वो शादी नहीं तोड़ सकती। ये तुम्हें पता है। हाँ, अगर तुम मुझे अपना लो तो फिर कुछ बात हो सकता है। लेकिन यान जी उसके बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। रोज उसे रोकने का कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी तरफ गू यहाँ पर यांजी से कहने आता है कि वो उसे ऐसे काम में क्यों फंसा रहा है। यांजी उसे कहता है कि तुमने रोज को क्यों बुली किया, वो तुम्हारी फियांसे है और अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर मैं तुम्हारा उससे ब्रेकअप करा दूंगा। काम पर फोकस करो, एक लड़की को तुम कैसे परेशान कर सकते हो। अब यहाँ पर गू के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो अपने अंकल से पंगा नहीं ले सकता था। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो गू को उस पनिशमेंट से सेव करती है। जीजी यांजी को समझाती है कि वो रोज को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहा है। वो गू की गर्लफ्रेंड और ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। यांजी उसे कहता है और ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम बीवी अभी बनी नहीं हो और अगर बन भी जाओगी तो सिर्फ नाम की ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। जीजी यांजी से पूछती है कि क्या वो किसी और को पसंद करता है जो वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। यांजी उसे कहता है मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग नहीं पसंद है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे एक्स्ट्रा सवाल ना करो। वो उसे जीजी को हक करते हुए फ़ोटो दिखाते हुए कहती है मुझे पता चल गया कि तुम्हारा रोज के साथ ही अफेयर चल रहा है। तुम मुझसे शादी करने के लिए सीरियसली हाँ कर दो, वरना सोचो अगर ये बात मैंने बाहर ला दी तो क्या होगा कि तुम अपने ही फियांसे के अपने ही कज़न के ऐसे फियांसे से लगे हुए हो। अब यांजी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन वो अपने मॉम से बात कर रहे होते तो वो बताती है कि अब गू तो रोज़ से शादी करने के लिए परेशान है और वो रोज़ को अब हमारी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के भी आने वाला है। यांजी वहाँ से जा रहा था तभी गू रोज़ को वहाँ पर लेकर के आ जाता है। जो मॉम थी यांजी की वो रोज़ को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मजबूरी में वो लोग इंगेजमेंट कर रहे थे क्योंकि गू रोज़ से शादी करना चाहता था। इसी वजह से गू की वजह से यहाँ वो लोग इस तरीके से जो भी है अपना सारा काम कर रहे होते हैं शादी वादी का। अब यहाँ पर यांजी को ये देख करके रहा नहीं जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रोज़ यहाँ पर यांजी से बात करने आती है। वो जानबूझ करके उसे छेड़ रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे गो से शादी करने से। ये बोल करके वो यांजी को किस करने लगती है। यांजी जो कि रोज से बेहद प्यार करता था, उसके लिए वो रीबर्थ लेकर के आया हुआ था। वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ ही मिनट में उसे होश आता है कि वो गलत कर रहा है। रोज से वो कहता है कि देखो हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात तो तुम भी जानते हो। जैसे वो रीबर्थ के बारे में रोज को कुछ बताने वाला था तभी वहाँ पर उसके हार्ट में पेन होने लगता है और वो समझ जाता है कि उस बाबा का कहना सही था। वो चाह करके भी रोज़ को रीबर्थ के बारे में नहीं बता सकता। दूसरी तरफ रोज़ बाहर निकल के गू से बात कर रही थी। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये उन दोनों का प्लान है। वो दोनों वैसे भी कोई रियल रिलेशनशिप में यहाँ पर है नहीं और वो उसके साथ मिलकर उसे फैमिली की प्रॉपर्टी दिलाने के लिए काम कर रही है इस तरीके से। दूसरी तरफ रोज़ यहाँ पर यांजी को अपने कमरे में लेकर के जाती है, उसे ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो उसे कितना ज़्यादा वाला प्यार करती है। वो उसे दिखाती है कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और यहाँ पर वो
उसे जानबूझ करके यहाँ पे रोमांस करने के लिए इनिशिएट कर दी है। यांजी को इस जन्म में आकर के पता चला कि रोज़ एक्चुअल में उससे इतना ज़्यादा वाला मोहब्बत करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यांजी की फीलिंग का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यांजी और उसकी पूरी फैमिली से रिवेंज ले सके अपनी मौत का। और इसी वजह से वो यहाँ पर यांजी को शुरुआत से ही इस तरीके से पटाने का कोशिश कर रही है। वो यांजी को इस हद तक प्रोवोक कर देती है कि यांजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों उसके उसी पेंटिंग रूम में रोमांस करते हैं। अगले दिन रोज़ सोचती है कि अब यांजी को पटाना उतना मुश्किल नहीं है। वो दोनों रोमांस तो कर ही चुके थे, लेकिन यांजी को फिक्र था कि वो जो ये सब कुछ चेंज कर रहा है कहीं उस वजह से रोज़ की हेल्थ पर असर ना पड़े। इट मीन्स कि रोज़ यहाँ पर कहीं इंसर्ट ना हो जाए और उस रिबर्थ वाले मैटर में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। रोज़ को ने ये वीडियोस बना लिया था, ये बात यांजी को पता नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ यांजी के पोजीशन को उसकी फीलिंग का इस्तेमाल करना चाह रही थी, दोनों भाइयों के बीच लड़ाई लगवाने में और यांजी को उसकी फैमिली से अलग करने में। वो यांजी से रिवेंज नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे चैन से रहने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पिछले जन्म में जो कुछ हुआ वो उन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं यांजी को भी मान रही थी। वो जीजी के कुछ साल पहले का फ़ोटोज़ दिखाती है जिसमें कि वो दूसरे लड़के के साथ है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारी फ़ोन से तुम्हें चीट करिए, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो। या जैसे समझाता है कि ये उसका और जीजी का पर्सनल मैटर है, वो बीच में ना आए। इसके बाद यांजी वहाँ से बाहर निकल जाता है। यांजी और जीजी के बीच में क्या चल रहा है ये बात खुद रोज़ को भी रियलिटी नहीं पता था। घर जाने पर जीजी यान से पूछती है कि वो कल रात कहाँ थी। उसके मॉम डैड भी यांजी से यही सवाल कर रहे होते हैं और वो गुस्सा कर रहे थे कि वो जीजी का फियांसे है और वो उसे छोड़ करके सारी रात कहाँ गायब रह रहा है। यांजी उन्हें कहता है, मैंने जैसा कि आपको कह दिया है, मैं जीजी को बीवी का दर्जा तो दे दूंगा, लेकिन उसे वाइफ का प्यार नहीं दे पाऊंगा। वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि जीजी तुम्हारी वाइफ होने वाली है और तुम्हें अपने पूरे दिल और जान से उसे अपनाना पड़ेगा। लेकिन यांजी साफ तौर पर मना कर देता है। उसके फादर उसे धमकी देते हैं तो उसे खानदानी जायदाद से भी निकाल देंगे। यांजी को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो रोज से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जीजी उसे कहती है कि वो रोज़ के लिए अपनी पूरी फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार है। उसे नहीं लगता है कि वो थोड़ा गलत कर रहा है और जीजी जो इतने सालों से यांजी की फियांसे बन के घूम रही है उसके साथ वो गलत करेगा। यांजी उसे कहता है, देखो तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कर दिया, लेकिन मुझसे प्यार की उम्मीद तुम मत करना। जीजी यांजी को अपने मॉम डैड के मौत का जिम्मेदार मानती रहती थी। वो लोग यांजी से मिलने के लिए उस रात निकल रहे थे और एक एक्सीडेंट में चल बसे और इसी वजह से वो यांजी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। और उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद उसे हमेशा ही एंजाइटी अटैक्स आते रहते हैं और वो इनके पिल्स लेते रहती है। इन सब के पीछे असली विलन कौन है ये तो कहानी के लास्ट में ही पता चलता है। कभी लगता है असली विलन गू है, कभी लगता है असली विलन जीजी है, लेकिन असली विलन कौन निकलने वाला है वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर जीजी वो दवाएं खा लेती है। घर के बटलर को फिक्र हो रहा था जीजी हद से ज़्यादा ना बिगड़ जाए, तो वो यांजी को जाके बताता है। अगले सीन में रोज अपने कॉलेज में होती है जहाँ पर कि जीजी आकर के उसे ब्लेम करने लगती है कि वो उसके फियांसे यांजी को पटाने का कोशिश कर रही है। पूरे कॉलेज में उसे बदनाम करने लगती है। तभी यांजी यहाँ पर रोज की सपोर्ट में आ जाता है। उसे पता था कि यांजी उसे सेव करने के लिए आए गए हैं, दैट्स वाई वो इनोसेंट प्ले कर रही थी। जीजी सबको कहने लगती है कि देखो इस घटिया लड़की को, ये अपने से इतने बड़े इंसान के साथ पटी हुई है जो कि उसका फियांसे है। यांजी यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करता है कि वो क्या ड्रामा कर रही है। रोज चाहती तो यहाँ पर जीजी का वो पोल खोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करने का डिसाइड किया और जो वो सब कुछ कर रही थी वो सब कुछ झेल रही थी, क्योंकि देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में जीजी की क्या गलती है। घर जाकर के यांजी यहाँ पर जीजी को उसका गुस्सा शांत करने का दवा देता है। जब वो दवा खाती है तब जाकर के उसे समझ में आता है कि उसने रोज के साथ क्या किया है। यांजी उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें रोज से जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। जीजी कहती है, मैं क्यों जाकर के माफ़ी मांगूं, मेरी मॉम डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे और अब तुम शादी से मुकर रहे हो। यांजी कहता है, मैंने कहा था मैं ख्याल रखूँगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और दूसरी बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बीवी का दर्जा कैसे दे सकता। यांजी जीजी से कहता है कि तुम उससे माफ़ी मांगो, तो वो कहती है, ठीक है, अगर तुम उससे नहीं मिलोगे
होगी तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यांजी रेडी हो जाता है। रोज को ये बात पता चलता है। गू से कहता है लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रोज कहती है अरे नहीं नहीं, अभी तो बस प्लान शुरू हुआ है। वो दोनों मिलकर के यहाँ पर यांजी को उसके खानदानी जायदाद से बाहर निकालना चाह रहे थे। गू को वो फैमिली प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, लेकिन गू के साथ क्या होने वाला था वो तो खुद भी उसे नहीं पता था। घर जाने पर उसकी मॉम यांजी को डांट लगा रही होती है कि वो क्या ड्रामा कर रहा है। तभी वहाँ पर गू आता है और वो यांजी पे झूठा गुस्सा करने का एक्टिंग करने लगता है कि उन्होंने इस तरीके से रोज को पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया है। यांजू से कहता है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उसे बुली क्यों करते रहते हो। अब ऊपर से कुकू पे भी धमकी दे रहा था कि इस तरीके से उसे परेशान करना बंद कर दे रोज को, फिर न वो उसे जेल में डलवा देगा। यांजी के सामने तो वैसे भी गू कुछ बोल नहीं सक रहा था, तो उसे सिर्फ मनाने का ही कोशिश कर रहा होता है। गू की सारी गलतियाँ यांजी की मॉम माफ़ कर दिया करती थी और यांजू ने वार्न करता है कि एक दिन आपको इसी गलती के लिए पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ गू यहाँ पर सोचता है कि कैसे यांजी इस खानदान से जाए। रोज के कहने पर अगले दिन वो जाकर के रोज को शादी के लिए कॉलेज प्रपोज करता है। तभी यांजी यहाँ पर आ जाता है, रोज को वहाँ से लेकर के जाता है। गू ने रोज के कहने पर ऐसा किया था, वो बस एक्टिंग ही कर रहा था। यांजी उसे वहाँ से लेकर के जाता है और वो जानती थी कि वो बहुत जेलस है। उसने उसे आज ही सुबह कहा था कि वो दोनों नहीं मिलेंगे और ऐसे गू से शादी के लिए प्रपोज किया और वो अपना प्रॉमिस भूल करके आ गया। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और वो दोनों कार में रोमांस करते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम जीजी को कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड किधर है। वो यांजी की कार का जीपीएस दिखाती है। जीजी को डाउट होने लगता है कि यांजी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और मना करने के बावजूद भी वो रोज से मिलने के लिए गए हैं। रोज और यांजी कार में रोमांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी यांजी को ढूंढते हुए उस तरफ आ रही थी। वो यही मना रही थी कि बस यांजी उसे जीजी के साथ ना मिले, नहीं तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बरसात में वो यांजी के कार के पास जाती है। उसका कार रोड साइड लगा हुआ था। वो उसका गेट नॉक करती है। यांजू से कहता है क्या हुआ, अब क्या मैं अकेले शांति से यहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ। जीजू से कहती है कि इतनी बारिश में तुम बाहर क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी कार ख़राब हो गई, दरअसल मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। यांजू से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे जीजी के साथ पकड़ने आई हो, तो ज़्यादा तुम्हें ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम घर जाओ। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि रोज कुछ देर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जैसे वो घर जाता है रोज उसे कुछ मैसेज करती है। जीजी उसके मैसेजेस यांजी के फ़ोन पर पढ़ लेते और उसे पता चल चुका था कि वो दोनों इंटीमेट होकर के आए हैं। वो यांजी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं रोज से माफ़ी मांगूंगी तो तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे, फिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो, तुम मुझसे गए मिलने के लिए, तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। यांजी को लगता है कि जीजी को वापस से दौरा पड़ रहा है। वो उसे कहती है कि वो रोज को नहीं छोड़ेगी, वो उससे उसका फियांसे छीनने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो गलत कर रही है, जो भी करे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन वो जानबूझकर के यांजी को रोज के कॉलेज लेकर के जाती है। ये शो ऑफ कर रही थी कि वो और यांजी के बीच कोई लड़ाई नहीं हुआ और दोनों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। यांजी को करने का मन नहीं था, लेकिन वो जीजी के साथ बुरा होते हुए भी नहीं देख सकता था। ऊपर से क्या फ्यूचर होने वाला उसे पता नहीं था। रोज़ तो यहाँ पे यांजी के फीलिंग के साथ खेल रही थी। वो दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। गो यहाँ पर आकर के रोज़ को शो ऑफ कर रहा था, यार तेरा प्लान फेल हो गया क्या। यांजी और जीजी तो वापस से नॉर्मल है। वो कहती है बस आज रात में देखो मैं कैसे जीजी को एक बड़ा सरप्राइज़ देती हूँ। रात में नशे के हालत में होने की एक्टिंग करते हुए यांजी को कॉल करती है और बोलती है कि वो क्लब में है और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। उसका यह कॉल सुनते ही यांजी दौड़ते हुए रोज को सेव करने के लिए जाता है और उसे लेकर के उसके घर जाता है, जहाँ पर कि रोज उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम यहाँ पर जीजी को क्यों लेकर के आए थे कॉलेज, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम दोनों शॉपिंग करने के लिए गए हो। यांजी कहता है कि ये मेरी मजबूरी है, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। और दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। रोज पुश एंड पुल वाला गेम यांजी के साथ खेल रही होती है और यहाँ पर उसने जानबूझकर के जीजी को इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि यांजी उसके पास है। वो अपना दरवाज़ा खुला ही रखी थी। जब रोज़ को ढूंढते हुए जीजी यहाँ पर आती है तो वो ये देख करके शॉक हो जाती है कि यांजी रोज़ दोनों रोमांस करें, बट वो उनके सामने नहीं जाती है। यांजी रोज़ को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें गुस्से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही अपनी मॉम से
बात करूँगा। और ऐसा बोलते हुए वो रोज़ को फ़िलहाल बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज़ की कनिंग स्माइल हमें बता रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ जी घर जाता है अगले सुबह तेजी ड्रामा कर रही थी कि तुम कितने बेशरम हो, तुम इस तरीके से अपनी ही नेफ्यू के फियांसे के साथ इंटीमेट हो रहे हो और तुम मुझे क्या समझ करके रखा है। यान उसे समझाता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल रोज़ की क्या आइडेंटिटी है, लेकिन वो उससे प्यार करता है और वो शादी से उसी से करने का प्लान कर रहा है। जी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि ये कभी नहीं होने वाला, तुम्हारी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम मुझे अब पागल करार दे रहे हो। मैं इस हालत में तुम्हारी वजह से हुई हूँ, मैं पागल तुम्हारी वजह से हो रही हूँ, दवाएं मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही लेना पड़ रहा है और तुम मुझे ऐसा ब्लेम दे रहे हो क्योंकि मैं पागल हो गई तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। यहाँ जी कहता है वो रीज़न ही नहीं है, रीज़न तो ये है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग ही नहीं रहा, लेकिन तुम इन बातों को समझती ही नहीं हो। तभी यान जी के मोम डैड आ जाते हैं और वो यान जी को डांटते हुए कहते हैं कि अगर वो रोज़ के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू करेगा तो वो उसे घर से निकाल देंगे। यान जी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गो भी यहाँ पर इस तरीके से घर वालों को आकर के भड़का देता है कि कल यान जी रोज़ के साथ था और वो उसे पटाने का कोशिश कर रहा था। जीजू उससे पूछती है इतना बड़ा कांड हो गया, इस बार तुम चीज़ों को कैसे हैंडल आउट करने वाले हो। उसके फादर उसे दो ही ऑप्शन देते हैं, या तो वो रोज़ को चुन सकता है या तो फिर उसके डैड की कंपनी को। यान जी यहाँ पर रोज़ को चूज करता है और कहता है कि ठीक है अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो मैं यहाँ पर ये घर छोड़ करके चले जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं रोज़ को नहीं छोड़ सकता, मैं रोज़ से प्यार करता हूँ। पूरी फैमिली के सामने इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। जी शौक थी कि क्या यान जी रोज़ से इतना प्यार करता है कि सच में यहाँ पर वो उसके लिए अपनी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को छोड़ सकता है। ऊपर से यहाँ उसे पता चलता है कि रोज़ गायब है तो वो और ज़्यादा वाला परेशान हो जाता है। उसकी फैमिली यान जी को रोकने का कोशिश करते हैं कि वह रोज़ से मिलने के लिए नहीं जाए, वरना उन्हें हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन यान जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो रोज़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कॉलेज में जाकर के वो रोज़ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज़ उसे शुरुआत में कहीं नहीं मिलती और फिर जब फाइनली मिलती है तो उसकी स्माइल बता रही थी कि वो समझ चुकी है कि यान जी को ऐसे घर से निकाल दिया गया है। यान जी रोज़ के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर कि बातों बातों में रोज़ उसे बताती है कि उसे अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं। वो पास्ट लाइफ में भी यान जी से प्यार करती थी। जब रोज़ की फैमिली वाले मजबूरी में गू से उसकी शादी करा रहे थे तो मजबूरी में उसे गू से शादी करना तो पड़ा था, लेकिन उस फैमिली में यान जी का एक स्मॉल जेस्चर उसे उससे प्यार करा देता है। लेकिन उसके बाद यान जी ने उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। अगर उसने थोड़ा भी उसे प्यार दिखाया होता, क्योंकि उसके मन में फीलिंग तो थी रोज़ के लिए, लेकिन वो उस फीलिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो मरती नहीं। इसी वजह से वो यान जी से नफरत करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था, रोज़ को नहीं पता था कि यान जी ने अपना जान गंवाया है रोज़ को वापस से रिबर्थ दिलाने के लिए। और यान जी रोज़ की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ये बात बता भी नहीं सकता था। वो समझ जाता है कि सब कुछ रोज़ का प्लान है। रोज़ उसे कहती है मैंने तो तुम्हारी फीलिंग का इस्तेमाल किया है, काश तुमने पिछले जन्म में अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो कहती है मुझे उस घर में शादी तो करनी है, लेकिन कैंडिडेट तुम नहीं होगे और मैं अब भी गू को चूज करने वाली हूँ। डोंट वरी, गू का हालत में तुमसे भी बुरा करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर गू आता है और वो यान जी को छोड़ करके गू के पास चली जाती है। वो दोनों अब भी साथ में मिल करके गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कि यान जी जब वहाँ से जा रहा था तो वो जाते जाते रोज़ से कहता है आई होप कि तुम्हें अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट ना हो। रोज़ को लगता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो समझ नहीं पाता है। वो वहाँ से तो चले जाता है। रोज़ को लगता है एक प्लान तो उसका सक्सेसफुल हो गया, बाकी अभी बहुत सारे प्लान्स उसे सक्सेसफुल करने हैं। यान जी घर को छोड़ करके चले जाता है। कुछ महीने बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस वाली ख़राब है और वो ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, तो उन्हें घर पर वापस बुलाया जाता है। तो यान जी उसी ड्रेस में कुछ महीने बाद भी वापस से लौट आता है। जहाँ पर कि यहाँ पर वो आता है तो उसकी फैमिली वाले उसे बताते हैं कि एक्चुअल में उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल वो लोग जीने वाले हैं। गू सोच रहा था कि यह इंसान फिर से क्यों आ गया, ये नहीं था तो कंपनी की प्रॉपर्टी उससे मिलने के चांसेस थे, लेकिन उसकी फैमिली अब भी यान जी को ही कंपनी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। फैमिली वगैरह से बात करने के बाद वह घर के अंदर जाता है, जहाँ पर कि उससे पता चलता है उसकी मॉम के थ्रू कि रोज़ गू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। इसी वजह से वो लोगों ने गू और रोज़ की शादी कराने का फ़ैसला किया। वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो यान जी कहता है मुझे पता चला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, दैट्स वे मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ। उसके फादर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यान जी सच में उनसे मिलने के लिए आने वाला है।
और वो यांजी को कंपनी संभालने के लिए बोल देते हैं। फिर रोज़ यांजी से मिलने के लिए जाती है। उसने जानबूझ करके वही कमरा चूज किया था जहाँ पर उसने पहली बार यांजी को किस किया था। वो उसे कहती है, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, मुझे तुमसे सवाल पूछना था। जब मैंने तुम्हें अपने पास्ट लाइफ के फीलिंग के बारे में बताया तब तुम बिल्कुल भी शौक नहीं थे। क्या तुम भी रिबर्थ लेकर के आए हुए हो? यांजी उसे ये बात नहीं बताता है। वो रोज़ को कहता है चाहे वो जो भी कर ले वो हमेशा उसके साथ रहने वाला। हॉल में जा कर के वो भी अब एंजाइटी के पिल्स खाने लगा था। उसके कंडीशन को देख करके जीजी हंसते हुए कहती है, तुम्हारी भी वही किस्मत हो गई ना। रोज़ को देखो, वो तो खुलेआम कहती है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हारी फीलिंग का, तभी वो इतनी फेमस हो पाई है, वरना उसकी पेंटिंग कोई नहीं खरीदता। और रोज़ की पहली पेंटिंग तुमने इतने पैसे दे के खरीदे थे, तुम किस हद तक गिर गए हो रोज़ के लिए। यांजी उसे कुछ भी नहीं कहता है। अगले दिन यहाँ पर रोज़ को फैमिली मेम्बर में एज गू की वाइफ इंक्लूड करने का प्रोसेस चल रहा था। उनके एंसेस्टर्स के बुक में रोज़ को गू की वाइफ का दर्जा वहाँ पर दिया जाने वाला था, जहाँ पर कि वो लोग रोज़ को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि रोज़ प्रेग्नेंट थी। चाय पीते ही वो यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। अब उसके घर वाले जल्दी जल्दी उसे अंदर लेकर के जाते हैं। जीजी कहती है कि कहीं रोज़ का बेबी एबॉर्ट तो नहीं हो गया। मुझे तो लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट ही नहीं है और वो एक्टिंग कर रही है। फैक्ट भी यही था, रोज़ गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ घर में इंटरव्यू लेने के लिए ऐसा कर रही थी। गो से कहता है अब तो तुम्हारा बेबी भी अबॉर्ट हो चुका है, अब क्या? रोज़ कहती है मैं देख लूँगी क्या होने वाला है। तभी यांजी उससे मिलने के लिए आता है। रोज़ उसे कहती है कैसा लगा मेरा प्लान? यांजी कहता है कि तुम बहुत ही खतरों से खेल रही हो, मैंने कहा था मुझे चूज कर लो, मैं तुम्हारा रिवेंज पूरा कराऊंगा। रोज़ कहती है तुम अपनी फैमिली से मेरी वजह से रिवेंज लोगे, मजाक अच्छा था। वैसे हाँ, मैं गो के बेबीज को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बट डोंट वरी, गो के खिलाफ मैंने बहुत से सबूत जमा कर लिए। उनकी इन बातों को जीजी सुन लेती है। इधर ग्रैंडमदर को पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ का एबॉर्शन हो चुका है, लेकिन अब उन्होंने घर की बहू बनाने का सोच लिया था तो वो अपनी बात नहीं पलटती है। तभी वहाँ पर जीजी बात करने के लिए आते हैं और यांजी की मॉम को बता देती है कि रोज़ तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, वो तो सिर्फ फेक एक्टिंग कर रही थी। रोज़ को यहाँ पर लेकर के आया जाता है जहाँ पर कि यांजी की मॉम उसे पनिशमेंट दे रही होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और इस घर में आने के लिए उसने ये सब कुछ एक्टिंग किया है। अब यहाँ पर यांजी को ये बात नहीं पता था कि एक्चुअल में रोज़ को इस तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा है। यांजी यहाँ पर था भी नहीं, वो लोग इस सिचुएशन का इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे होते हैं और रोज़ को बुली कर रहे होते हैं। रोज़ हंसते हुए कहती है ओह, तो तुम लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ। अब वो खुलेआम कहती है कि वो सबसे रिवेंज लेने वाली है, हालांकि रीज़न उनमें से किसी को नहीं पता था। तभी वहाँ पर यांजी रोज़ को हेल्प करने के लिए आता है और वो सबके सामने उसे किस कर लेता है। फिलहाल वो लोग पनिशमेंट देकर के वहाँ से जा चुके थे। रोज़ एंसेस्ट्रल का बुक दिखाते हुए कहती है कि मैं अब भी किताबों में गू की वाइफ हूँ। यांजी उस बुक से उस पेज को फाड़ देता है और कहता है अब नहीं हो, और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर यांजी के फादर ने उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लिया था और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आने लगा था। उन्हें जल्दी जल्दी कमरे में लेकर के जाया जाता है। यांजी भी अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। जहाँ जाने पर कि यांजी के फादर उसे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद रोज़ अगर इस घर में आती है तो वो केवल गो की वाइफ बन के आएगी और किसी रिश्ते से नहीं। उसकी वाइफ तो इस बात का प्रॉमिस कर देती है, लेकिन यांजी कहाँ ही सुनने वाला था। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आती है। कोई वहाँ पर उसकी मॉम को जीजी के अफेयर वाले फ़ोटोज़ भेज देता है, जिसे देख करके वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं कि यहाँ पर जीजी ने इस तरीके से यांजी को धोखा दिया। वो उससे इस बारे में पूछने के लिए जाती है तो वो शॉक हो जाती है। 4 साल पहले जब यांजी से वो एंगेज हुई थी उस समय उसका कोई और बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन वो बॉयफ्रेंड चीटर निकला और ऊपर से वो जीजी के फ़ोटोज़ को लेकर उसे ब्लैकमेल भी किया कर रहा था। जीजी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और यांजी से एंगेज हो गई थी, लेकिन प्रॉपरली एंगेज होने के पहले ही वो यहाँ पर उसे धोखा दे रही थी। उसकी मॉम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यांजी से कहते हैं कि इस बात को बीते 4 साल हो गए और उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जीजी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी कहती है कि ज़रूर ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज़ ने किया होगा मुझे तुम्हारी मॉम के नज़रों में गिराने के लिए। यांजी से कहता है कि जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं।
कि ये किसने किया है। वो जीजी को घर पर ही रहने के लिए बोलता है और वो रोज़ को ढूंढने के लिए जा रहा था। जीजी की तबीयत ख़राब होने लगती है तो यांजी वहाँ पर से एंजाइटी पिल्स देता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं प्यार चाहिए। यांजी उसे कहता है कि मैं प्यार के अलावा तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, ये बात तुम्हें पता है। तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार था, फिर भी तुम नहीं सुनी। वो ऐसा कहते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और रोज़ वहाँ पर आती है और कहती है कि कैसा लगा, मैंने कहा था ना कि मैं हर एक इंसान से रिवेंज लूँगी जो कि मेरे मौत का जिम्मेदार है, क्या तुम अभी मेरे साथ रहना चाहते हो। यांजी रोज़ को हक करते हुए कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। रोज़ कहती है कि गो यहाँ पर एक पेंटिंग का एग्जीबिशन करने वाला है जहाँ पर वो अपने फ्रॉड के पैसे छुपाने की कोशिश करेगा, मैं उसका पोल खोलूँगी। यांजी वहाँ से जाने लगती है। बात सुन के जीजी आती है और कहती है तुम ज़्यादा दिनों के लिए खुश नहीं रहने वाली हो। इधर गो उसकी मॉम को मनाने का कोशिश कर रहा था, वो पेंटिंग एग्जीबिशन वो कर रहा है और उनके आने के लिए। उसकी मॉम को अब तक नहीं पता था कि गो यहाँ पर उन्हीं के पैसों को ऐसे चोरी कर रहा है। वो रोज़ को यहाँ पर किडनैप करके बुलवाती है। उन्हें पता चला था कि वो उसके घर को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही है। यांजी शहर से बाहर गया हुआ था और वो लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो जीजी उसकी मॉम सब मिल करके रोज़ को यहाँ पर बुली कर रहे होते हैं और यहाँ पर सामान वगैरह को बुलाए थे जो कि उस पर ब्लैक मैसेज करने वाला था। तभी यांजी आता है और वो रोज़ को किस कर लेता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए रोज़ को यहाँ पर हाथ लगाने की। रोज़ का अब गो से कोई रिलेशन नहीं है। उसकी मॉम गुस्सा करती है कि वो कैसे कर सकता है अपनी नेफ्यू की वाइफ के साथ। यांजी रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जा कर के वो उसका केयर कर रहा था। उसकी मम रोज़ को पनिशमेंट इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे लगा था कि वो घर में सब कुछ बर्बाद कर रही है। रोज़ यहाँ जैसे कहती है अब तो तुम्हारी मॉम मेरी पूरी खिलाफ है, उन्हें तो मेरे प्लान के भी बारे में पता चल गया, अब तुम क्या करोगे। यांजी तब भी रोज़ के साथ ही था। इधर जीजी खुद के गुस्से को कंट्रोल करके रखी हुई थी। यांजी वहाँ पर आता है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि रोज़ सब कुछ बर्बाद कर रही है फिर भी तुम उसे सेव करने में लगे हुए हो। यांजी उसे कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी यांजी के कमरे में उसे कुछ जादू टोना का ये सामान मिलता है जिसमें कि रोज़ का नाम लिखा हुआ था। वो समझ जाती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है। यांजी की मॉम यहाँ पर आती है तो वो यांजी की हरकत को उनको दिखाती है और यहाँ पर वो कहती है तुम लोगों ने एक्शन में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। उसकी मॉम यांजी को बाहर लेकर के जाती है और कहती है रोज़ को छोड़ देने के लिए। यांजी कहता है कि जीजी की यह हालत क्यों है ये बात आपको अच्छे से पता है, बेहतर होगा कि आप जीजी का दिलासा तो मुझे ना ही दें, आपकी भी बारी जल्दी ही आने वाली है। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम इस बात को समझ नहीं पाती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे करके यांजी के डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। यांजी उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो कहते हैं रोज़ सही नहीं है उसके लिए, वो उसे छोड़ दे। लेकिन यांजी ये मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जो यांजी के डैड थे वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। यांजी और उनके डैड के बीच क्या बातें हुई ये भी नहीं पता चलता है। कुछ दिनों बाद उनका डेथ रिचुअल हो रहा था तो उसकी मॉम देखती है रोज़ का शादी वाला पेपर यहाँ से फाड़ा जा चुका है। यांजी से कहता है क्योंकि वो गू की वाइफ नहीं है दैट्स वाई मैंने उस पेज को फाड़ दिया। उसकी मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा करती है उनके एंसेस्ट्रल के बुक को ऐसे फाड़ने के लिए। यांजी कहता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ अब गू की गर्लफ्रेंड नहीं है और वो होने वाली मेरी वाइफ है। उसकी मॉम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो वापस से कुछ ना कुछ ज़रूर ही करेगी जिस वजह से कि यहाँ पर यांजी और रोज़ पूरी तरीके से अलग हो जाए। यांजी रोज़ से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर रोज़ उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर को मैंने वो फ़ोटोज़ दिखाए हैं। यांजी उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उनसे रिवेंज तो लेना चाहती थी लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम उन लोगों का जान इस तरीके से गंवाओगी। रोज़ कहती है अब गू की बारी है, देखना मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। अगले दिन जब गू अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर यांजी आता है और वह इस तरीके से अपनी मॉम को बताता है कि एक्चुअल में आपका सो कॉल्ड बेटा आप ही के पैसों के साथ ऐसे फ्रॉड कर रहा है। उसकी मॉम को इन बातों का भरोसा नहीं होता है और वो कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। यांजी कहता है आपको भरोसा करना है करिए, मत करना है मत करिए, मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब उन्हें तो लग रहा था कि मेरा बेटा है, कैसे ही मेरे पैसों के साथ वो इस तरीके से कर सकता है।
हर किसी को ऐसा ही लगता है यहाँ पर, और छोटे बेटे पर तो बदमाश हो सकता है और भी कोई एक्चुअल में कभी ट्रस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद जो गुह होता है उसे डाउट होने लगता है कि आखिरकार उसे ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता, और अगर पता है तो वो फिर उसे घर से निकलवाने का ऑब्वियसली कोशिश करेगा। ये सब कुछ होने के बाद यान जी रोज से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसे बताता है कि क्या तुमने यहाँ पर सच में गुह के बारे में सारे खिलाफ सबूत जमा करके रखे हैं। वो कहती है हाँ ऑब्वियसली, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी। फिर वो दोनों यहाँ पर मेकआउट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो वैसे तो उसे भी माफ़ नहीं करने वाली थी, लेकिन उसके बिहेवियर, उसका प्यार देख करके उसका मन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा उसको लेकर के पिघलने लगा था। अगले दिन जब यान जी यहाँ पर नहीं था तो उसकी मॉम और जीजी दोनों ही मिल करके यहाँ पर रोज़ को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें पता था कि वो उसका घर ख़राब कर रही है, दैट्स वे वो लोग उसको मारने का प्लान करते हैं। जब तक यहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता, और वो लोग इस तरीके से उसका जो है ब्लैक मैजिक भी करने का प्लान कर रहे थे। बहुत सारे बाबा वगैरह को उन लोगों ने बुलाया था, और यहाँ पर वो लोग उसे मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, और ये बात फ़िलहाल किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने की कोशिश करने वाले थे, तभी वहाँ पर यान जी आ जाता है और वो रोज़ को सेव करने लगता है। इसे देख करके उसकी मॉम बहुत ही भड़क जाती है। वो कहता है कि लगता है कि आप लोग इस तरीके से सुधरने वाले नहीं हो, इतना मना करने के बावजूद भी आप लोग बार बार उसे परेशान कर ही रहे हो। तभी वहाँ पर गु आता है और वो यान जी गु को भी वार्न करता है, अब बारी तुम्हारी है, तुम जो कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो, देखना तुम्हें उसकी सज़ा मिलने वाली है। वो कुछ ही दिनों में अपनी मॉम को वो सारे सबूत देने वाला है। यान जी के बार कहने पर उसकी मॉम को लगने लगता है कि कहीं वो सही तो नहीं कर रहा है। यान जी यहाँ पर गु को वार्न करता है कि अब तक कंपनी से उसने जितने भी पैसे लिए हैं वो सब वापस कर दे तो वो लोग उसे माफ़ कर देंगे, वरना वो भी जेल जाने वाला है। ये बोलने के बाद वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि यान जी को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि उसे उस रिबर्थ के बारे में धीरे धीरे करके पता चलते जा रहा। अगली सुबह जब वो जगती है तो यान जी उससे मिलने के लिए आता है। रोज़ को भी पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है मुझे तुम्हारी फैमिली से रिवेंज नहीं लेना है। उसकी तबीयत ख़राब होते जा रही थी और वो खून की उल्टी करने लगती है। ये देख करके यान जी को डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसकी तबीयत इतनी अचानक से क्यों ख़राब हो रही है। जब अपने घर जाता है तो देखता है कि यह उसकी मॉम और जीजी दोनों ही मिल करके यहाँ पर इस तरीके से उसके खिलाफ़ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो लोग उसे मना करता है ऐसा नहीं करने के लिए, क्योंकि रोज़ उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। यान जी को वो देखती है उसकी मॉम की वो उसके खिलाफ़ बात कर रहा है, इनफैक्ट उसे जेल भेजने तक का प्लान कर रहा है। तो वैसे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसका बेटा है। उसकी मॉम यान जी जो है वो बता देता है कि जीजी की इन पागल होने का जिम्मेदार एक्चुअल में यान जी की मॉम है, और वो जानबूझ करके जीजी के दवाओं को बदल दिया करती थी, जिससे कि उसका ये एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाया करता था। वो भी जीजी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि यान जी को उससे शादी हो। जब जीजी को ये बात पता चलता है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है कि वो जिस औरत के लिए अब तक ऐसा कर रही है वो ही इन सब चीज़ के पीछे ज़िम्मेदार है। और पिछली बार रोज़ को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए भी उसी ने वो पॉइजन दिया था, और पिछले जन्म में भी एक्चुअल में रोज़ को पॉइजन किसी और ने नहीं, यान जी की मॉम ने ही दिया था। ये सारी बातें उसे अगला जन्म लेने के बाद पता चला, और उसे रिग्रेट होने लगा कि उसी के फैमिली की वजह से रोज़ ने अपनी जान गंवाया था। जब उसे पता चलता है कि रोज़ की तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है तो उसे सेव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। रोज़ को वो कहता है वो उसे फ़ॉरेन लेकर के जाना चाहता है, वो ये सब कुछ छोड़ दे, वो तीनों अपनी एक हैप्पी फैमिली आराम से जिएंगे। रोज़ को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट वो इस बेबी को काफ़ी सीरियसली ले रही होती है और सोचती है उसे जितना बुरा करना था उसने तो कर लिया, अब वो शांति से अपनी ज़िंदगी जी सकती है यान जी के साथ प्यार भरा। जब उसे वापस से रिबर्थ लेने का मौका मिला है तो भला वो क्यों ही गंवाने जाए। लेकिन उसे उस बाबा से पता चलता है कि अगर रोज़ का ये बेबी हुआ तो वो नहीं बचेगी, क्योंकि ये कहानी में चेंज है और कहानी में चेंज रिबर्थ में वो नहीं करवा सकता है। मैंने कहा था ना कि ये कहानी सिंपल रिबर्थ एंड रिवेंज का नहीं है, काफ़ी कुछ ट्विस्ट है। तो यहाँ पर वही होता है, अब यान जी को अपने हाथों से अपना ही बेबी अबॉर्ट कराना पड़ेगा। रोज़ जब जगती है तो
ये एबॉर्शन पिल्स मिला करके वो रोज़ को खाने में खिला देता है। रोज़ को पता नहीं था वो दवा खाते उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यान्जी को इस बात का अफसोस तो बहुत था, लेकिन रोज़ की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगली सुबह जब रोज़ जगती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेबी एबॉर्ट हो चुका है। वो तो शॉक थी, उसे ऐसा लगता है कि यान्जी ने ऐसा क्यों किया, उसे उसके सवालों के जवाब चाहिए थे। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, वो खुद ही अपने शौक से गुजर रही थी। यान्जी यहाँ पर जीजी को मोटिवेट करने के लिए उसकी फर्स्ट पेंटिंग उसे गिफ्ट करता है जो कि उसने ख़रीदा हुआ था। वो जीजी के लिए बुरा नहीं चाहता था, लेकिन जो सिचुएशन से वो गुजर रही थी और जो सिचुएशन से यान्जी गुजर रहा था वो उसके साथ भी नहीं रह सकता था। घर का बटलर रोज के लिए ब्रेकफास्ट पूछने के लिए जाता है। रोज उसे कहती है मुझे वही सूप चाहिए जो कि कल रात मुझे यान्जी ने दिया कहा था। यान्जी की तरह मुझे उससे बात करना है। तभी यान्जी यहाँ पर आता है। घर का बटलर उसे समझाने का कोशिश करता है कि यान्जी ने ऐसा क्यों किया। यान्जी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो रोज से अकेले में बात करना चाह रहा था। रोज कहती है कि तुमने मुझे तुमसे नफरत करने का एक और रीज़न दे दिया। तुमने हमारे बेबी को क्यों हर्ट किया। मैं सच में तुम सबको माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रही थी। अंजू से कहती है क्योंकि अगर वो बच्चा बॉर्न होता तो तुम मारी जाती। तुम अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे लिए खुद को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वह रोज़ को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने अपनी मॉम के ही खिलाफ़ पुलिस बुला लिया था और उसने कहा था कि यह गो भी जल्दी ही जेल जाने वाला है। और अगले कुछ दिनों में उसने अपनी मॉम के खिलाफ़ जो सबूत जमा कर दिए हैं तो पुलिस वाले उसे वहाँ से लेकर के जाएंगे। यान्जी की मॉम कहती है तो अब तुम खुश हो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करके। रोज़ कहती है आपने भी तो यही किया था ना मुझे बर्बाद करके। तो वह समझ जाती है कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं उनकी हरकतों के बारे में रोज़ को पता चल चुका है। इनमें यहाँ पे रोज़ और जीजी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रोज़ ने जीजी को माफ़ कर दिया था, जीजी ने रोज़ को माफ़ कर दिया था। वो यान्जी से अपना ब्रेकअप कर चुकी थी। जीजी रोज़ को कहती है कि अगर तुम ये देखना चाहती हो कि यान्जी तुमसे कितना प्यार करता है तो तुम उसके कमरे में जाओ, उसे तुम्हारी रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पर जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में कुछ यहाँ पर इस तरीके से मैजिक की चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें कि रोज़ का नाम लिखा हो। वो समझ जाती है कि वो जो रिबर्थ लेकर के आई है वो यान्जी की वजह से ही है, लेकिन जानते हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो उसी इंसान से बात करता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता रोज़ को होश आएगा या नहीं, क्योंकि उसे रिबर्थ के बारे में पता चल चुका और ये हमारे रोल के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर जो रोज़ होती है वो फ्लैशबैक में देखती है कि इस तरीके से यान्जी ने उसे रिबर्थ करा करके लेके आया। जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछती है क्यों। यान्जी से कहता है प्यार मैं भी तुमसे करता था लेकिन कभी अपनी फीलिंग नहीं बता पाया। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम गो से सच में शादी करने वाले हो मैं बुरी तरीके से टूट गया था। फिर मैंने अपने फैमिली का अरेंजमेंट को मान लिया, मैं और जीजी एंगेज हो गए और मुझे लगा शायद गो तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी जान चली गई है मैं अपनी फीलिंग को संभाल नहीं पाया। वो पूरे फ्लड की तरह मेरी पूरी बॉडी में दौड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आया तो मुझे एक बाबा ने ये दिलासा दिया कि तुम रिबर्थ ले सकती हो और मैंने अपनी जान गंवाई तुम्हें होश में लाने के लिए। रोज़ को अफसोस होता है कि वो तो यान्जी को ही अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन वो रिबर्थ भी सिर्फ उसी की वजह से लेकर के आ पाई है। खैर यहाँ पर कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। कहानी के एंडिंग में ये ट्विस्ट था कि यहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि रोज़ एक्चुअल में ये बुक पढ़ रही है। इट मीन्स कि ये सब कुछ एक बुक के अंदर है। हालांकि यान्जी और रोज़ एक रियल रिलेशनशिप में है, लेकिन कहानी का एक और दूसरा ट्विस्ट ये दिखाया जाता है कि एक्चुअल में यान्जी ने वो रिबर्थ वाला सारा ड्रामा किया है। इट मीन्स कि रोज़ को ये लग रहा है कि वो बुक पढ़ रही है और वो बुक में ये सब कुछ देख रही है, लेकिन रियलिटी में यान्जी ने सच में वो रिबर्थ किया है और ये सब कुछ रोज़ की रियल लाइफ में हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी की एंडिंग सच में डिज़र्व करती थी? क्योंकि मुझे तो ये कहानी का एंड का ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।